वेलकम टू CMW चैनल सिविलियन मल्टीपल वर्क्स। जैसा कि आपसे बात की थी कि बहुत ही जल्द वीडियोस आएंगी सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से, और इसमें हमारे पास पहला जो हम चैप्टर का स्टार्टअप ले रहे हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। इसके अंदर जो भी नोट्स वगैरह कंपाइल हुए हैं वो हमने UET, स्लाइड्स, खुरमी गुप्ता और डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट करके कंटेंट प्रिपेयर करके नोट्स बनाए हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में ओनली थ्योरी डिस्कस हुई है बिल्डिंग मटेरियल की। इस पार्ट के बाद हम सारी थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम MCQs वाले पार्ट पे भी जाएंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट है वो है स्टोन, जो रॉक से ड्राइव होता है। इसकी मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक है। इग्नेस रॉक्स बनती हैं, सॉलिडिफिकेशन होती है मोल्टन मैस की अबव और बिलो द अर्थ से। इसकी सॉलिडिफिकेशन के बाद जो रॉक्स बनती है उसे इग्नेस रॉक्स कहते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन जब होती है किसी भी मटेरियल की रॉक्स में, उसमें सैंड और क्ले इसकी एग्जांपल्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक होती है ओरिजिनल स्ट्रक्चर की जब अल्ट्रेशन होती है अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। इसकी एग्जांपल है मार्बल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी फिज़िकल क्लासिफिकेशन है। बेसिकली स्टोन की 3 क्लासिफिकेशन है। एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने इग्नेस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखी। इसके बाद हमारे पास है फिज़िकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में 2 रॉक्स हैं, एक स्ट्रेटिस्फाइड और एक अनस्ट्रेटिस्फाइड। स्ट्रेटिस्फाइड रॉक्स में डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं जो सेपरेट हो सकती हैं, और अनस्ट्रेटिस्फाइड रॉक में ये लेयर्स सेपरेट नहीं हो सकती, ये सेपरेट इनटू स्लैब्स नहीं हो सकती। स्ट्रेटिस्फाइड रॉक की एग्जांपल लाइमस्टोन और स्लेट है। अनस्ट्रेटिस्फाइड रॉक्स की एग्जांपल हमारे पास ग्रेनाइट और मार्बल की है। अब इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टोन की, जिसमें 3 रॉक्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्टली सिलिशियस रॉक्स, कैल्केरियस रॉक्स और आर्जिलियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स का मेन कंस्टिट्यूएंट सिलिका है। यह हमें इसके नाम से याद रखने में हेल्पफुल होगा। सिलिका इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। सिलिशियस रॉक्स का ग्रेनाइट और क्वार्टाइज और जीनस इसकी एग्जांपल्स हैं। कैल्केरियस रॉक्स का मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी एग्जांपल मार्बल है और लाइमस्टोन है। उसके बाद जो हमारी लास्ट वन केमिकल क्लासिफिकेशन की टाइप्स ऑफ रॉक है वो आर्जिलियस है। इसका मेन कंपोनेंट क्ले है और एल्यूमिना है। इसकी एग्जांपल स्लेट, लिटरेट और कोलिन है। अब इम्पोर्टेंट स्टोन्स हैं, कुछ उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ बताई हुई हैं। ग्रेनाइट है, स्लेट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है। ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.64, स्लेट की 2.8, सैंडस्टोन की 2.65 से 2.95 है और मार्बल की 2.7 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में इसकी स्पेसिफिकेशन है कि ब्रिक्स में जो क्ले हमारे पास मौजूद होता है, गुड ब्रिक क्ले में जो हमारे पास जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है ब्रिक्स के, वो होते हैं एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशिया वगैरह। तो उसमें उसकी इसने परसेंटेज स्पेसिफिकेशन में क्लियर की हुई है कि एल्यूमिना एक गुड ब्रिक क्ले में 20 से 30% पाया जाता है। सिलिका उसमें 50 से 60% पाया जाता है, और फिर बाकी रिमेनिंग लाइम और मैग्नीशिया पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, क्योंकि इसके मेन जो रॉ मटेरियल ब्रिक्स में हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक परसेंटेजेस से होते हैं। अगर वो एक्सेस हो जाएं तो क्या होगा, उसके बारे में ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। एक्सेस एल्यूमिनियम इन क्ले मेक्स द ब्रिक। अगर एल्यूमिना जो कि 20 से 30% होना चाहिए वो बढ़ जाता है तो हमारी ब्रिक्स क्रैक और रैप हो जाएंगी। अगर सिलिका बढ़ जाता है जो 50 से 60% होना चाहिए तो ब्रिक्स हमारी वीक और ब्रिटल होंगी। अगर हमारे पास लाइम बढ़ जाता है तो हमारी ब्रिक्स मेल्ट हो जाएंगी। अगर अल्कलाइन सॉल्ट्स हैं ब्रिक में तो वो अब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर कंटेंट को और एक पाउडर छोड़ जाएंगे। उसके बाद कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ब्रिक्स की बात हो रही है कि इसे किलिन में बर्न करते हैं 24 घंटे के लिए। टेम्परेचर होना चाहिए 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको टोटल रिक्वायर कूल डाउन होने में 12 दिन चाहिए होते हैं अनलोडिंग के लिए। उसके बाद ब्रिक्स में उसकी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हम सब खेल में हैं कि ब्रिक्स की 3 क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास
और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में उसे वाटर एब्जॉर्ब 20% से ज़्यादा नहीं करना है। और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में लिखा है कि 10.5 मेगा न्यूटन पर मीटर होती है, पर मीटर स्क्वायर होती है। 10.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। सेकंड क्लास और स्लाइडली ये थोड़ी सी ज़्यादा बर्न हो जाती हैं और ये वाटर इन्हें 22% ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। जो हमारी थर्ड क्लास है इसे 25% से ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अब सम अदर टाइप्स ऑफ ब्रिक्स भी होती हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस वगैरह के बारे में भी बताया गया है। परफोरेटेड और होलो ब्रिक्स, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। परफोरेटेड और होलो ब्रिक्स यूज़ होती है पार्टीशन वॉल्स और पैनल्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की। और जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं वो विथस्टैंड करती हैं टेम्परेचर को, उनका लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइम। लाइम हमें कैसे ऑब्टेन होता है? कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन से, और ये लाइम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइम आ जाती है, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। तो क्विक लाइम जो होता है वो आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन से हमें क्विक लाइम मिलता है। और जो स्लेक लाइम होता है, जब क्विक लाइम वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो हमारे पास स्लेक लाइम बनता है। अब फैट और रिच लाइम में हैज़ अबव 95% ऑफ CaO। इसके अंदर मैक्सिमम अबव 95% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये जब हार्ड होता है तो किसकी मौजूदगी में? कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 95% CaO के साथ हमारे पास फैट और रिच लाइम होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइम की टाइप आती है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड विच आर इन केमिकल कम्बिनेशन विद CaO। सिंपल है। और उसके बाद हमारे पास पूरा लीन, इसमें 30% क्लेले इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम पुअर और लीन लाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है सीमेंट। इसकी भी कंपोजिशन के बारे में बात की है इन्होंने कि कितनी परसेंटेज में इसके रॉ मटेरियल्स वगैरह पाए जाते हैं। लाइम 63%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1.5%, लॉस इन इग्निशन होता है 1.5%, अल्कली 0.5%। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स को हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में ही हम उसे बर्न करेंगे। कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम होता है वो 1 से 3% सीमेंट में ऐड करते हैं, उसका सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए। उसके बाद सीमेंट के कुछ टेस्ट हैं, फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट हम सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए करते हैं, जो सीव मेथड और परमेबिलिटी मेथड से हम चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि कितना वाटर रिक्वायर है सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में रहने के लिए। इसके लिए हम बेकन अपरेटस यूज़ करते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो है वो हमारा डिटरमाइन करता है कि अनकम्बाइंड लाइम और मैग्नीशिया सीमेंट की एक्सपेंशन तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम साउंडनेस टेस्ट के लिए हम ली शार्टले अपरेटस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोटर एंड कंक्रीट आ जाता है। मोटर एंड कंक्रीट में मोटर पेस्ट जो बनती है फ्रॉम लाइम, सुर्खी एंड वाटर से भी बनती है मोटर की पेस्ट, सिंपली जिसे हम गारा भी एक वर्ड बोलते हैं। और ये लाइम, सैंड और वाटर से भी बन जाती है। फाइल कंक्रीट वो मिक्सचर होती है सीमेंट, सैंड का और एग्रीगेट्स का विद वाटर। और नेक्स्ट, इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन दैन इन टेंशन। बिल्कुल कंक्रीट की ये प्रॉपर्टी है, बट अगर हमने इसे टेंसाइल स्ट्रेसेस भी रजिस्ट करवानी हो तो हम इसे रीइंफोर्स करते हैं स्टील के साथ, तो कहलाएगा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट हैं, वर्केबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है। वो कैसे बढ़ती है? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को बढ़ाएंगे तो हमारी वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो देखनी हो ड्यूरेबल कंक्रीट की तो वो 0.8 होती है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कंक्रीट की। अगर आपने डेंसिटी कंक्रीट की इंक्रीज़ करनी है तो आप एग्रीगेट का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट में हमारे पास श्रिंकेज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट बताई है 0.3 to 0.6 mm पर मीटर। इसके बाद हमारे पास आता है टिम्बर। टिम्बर के पार्ट्स हैं
उसके बारे में बताया गया। जो पिथ उसका पार्ट है वो इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्री है, और उसमें जो एनुअल रिंग्स हैं उसके बारे में बताया गया। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और वुडी फाइबर अराउंड द पिथ, ये पिथ के इर्द गिर्द होते हैं। टिम्बर के बारे में हमें इल्म ही है कि ये वुड को कहते हैं, और इसके मुख्तलिफ सीजनिंग्स वगैरह भी होती हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, दो टाइप्स की सीजनिंग होती है, एक नेचुरल सीजनिंग होती है, एक आर्टिफिशियल सीजनिंग होती है। नेचुरल को हम एयर सीजनिंग भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल को हम किलिन सीजनिंग भी बोलते हैं। नेचुरल में सिंपल वुड को लेते हैं, चीप वुड को लेते हैं, और इसे हम बड़ी स्लोली सीजन करते हैं 60 से 90 दिनों में, और ये सॉफ्ट वुड पे नेचुरल सीजनिंग होती है। जबकि जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है ये बड़ा क्विकेस्ट मेथड है, जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को भी कंट्रोल करते हैं, और 4 से 5 दिनों में ये हम इजीली कर लेते हैं। अब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हार्ड शेक, स्टार शेक, कप शेक, नॉट्स वगैरह। हार्ड शेक होता है मैच्योर ट्रीज़ में, और ये होता है हार्ड वुड की वजह से। स्टार शेक सवेयर फ्रोस्ट, जब बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह पड़ती है या सन की हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सैप वुड की तरफ से या हमारे टिम्बर में स्टार शेक्स आते हैं। अब कप शेक और रिंग शेक, स्ट्रॉन्ग विंड्स जब ट्री के साथ लगती हैं और काफ़ी एक्सेसिव फ्रोस्ट वगैरह इसकी सरफेस को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करता है तो हमारे पास कप शेक्स और रिंग शेक्स आ जाते हैं। इसके अलावा नॉट्स वगैरह में देख रहे हैं कि ये रूट्स होती हैं स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री की, क्योंकि वो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ जो ट्री हैं वो हमारी स्टेम के साथ एम्बेडेड जुड़ी होती हैं, तो इसलिए हमारे पास सर्कुलर रिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। और जो इस वजह से सर्कुलर रिंग्स बनती हैं उसमें नॉट्स आते हैं, और वो दो किस्म के नॉट्स आते हैं, एक लाइव नॉट और एक डेड नॉट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट्स एक और भी है, फॉक्सीनेस ड्यू टू ओवर मेच्योरिटी ऑफ ट्री एंड अनअवील्ड स्टोरेज, के वो वुड अनअवील्ड गैर ज़रूरी ट्रांजिट मतलब इतनी रिक्वायर नहीं है और वो ज़्यादा स्टोरेज रख रही है, और ओवर मेच्योरिटी की वजह से फॉक्सीनेस भी आती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं पेंट्स। ये आपको पता है कोट करते हैं हमारी मेटल की और टिम्बर की सर्फेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए जो हम पेंट यूज़ करते हैं वो ऑयल पेंट्स यूज़ करते हैं। वार्निशेस होमोजीनियस मटेरियल होता है, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन होता है। मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम ये मिक्सचर डालेंगे नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन का, तो हमारे पास वार्निशेस बनेंगे। टाइप ऑफ वार्निशेस में ऑयल वार्निशेस और स्पिरिट वार्निशेस आते हैं। इसके बाद हमारे पास लैक्वर्स हैं। इट इज़ सोल्यूशन ऑफ डिज़ोल्विंग नाइट्रोसेलुलोज, ये टाइप है जो एक मिक्सअप होती है रेजिन और प्लास्टिसाइज़र एक सॉल्वेंट में। इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो हम कीटोन और अल्कोहल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी पेंट की ही टाइप है। इसके बाद हमारे पास डिस्टेम्पर आता है। इट इज़ मेड फॉर मेकिंग चाल्क, इट इज़ मेड फॉर मिक्सिंग चाल्क विद वाटर एंड ग्लू। कह रहा है ये बनता है चाक को पानी के साथ मिक्स करने से साथ ग्लू लाइक रेजिन। इट इज़ यूज एज प्लास्टर सरफेसेस इज नॉन एक्सपोज टू वेदर। डिस्टेम्पर हम वही यूज़ करते हैं जहाँ पे वेदर के साथ हम एक्सपोज ना करें, ये उसके बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच। हमारी आज की वीडियो यहाँ एंड होती है। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।